अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से। आज हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक मिक्स ट्रेंड देखा गया है। इन ऑन द अदर हैंड, अगर हायर साइड पे ऑल टाइम हाई पंच किया गया, हिस्टोरिक हाई पंच किया गया 1,91,000 एंड देयर अबाउट, इट मीन्स के हम कह सकते हैं कि 1,91,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो अचीव हुआ इन दी हायर साइड इंट्राडे हाई में। लेकिन वहीं हमारे पास जो क्लोजर है वो डाउन साइड पे हुआ, और जो कि तकरीबन 500 पॉइंट्स की सेटलमेंट है, यानी कि एक डिक्लाइनिंग नोट भी है। वीक का आगाज है, मंडे का दिन है, और साथ साथ मार्केट के अंदर एक मिक्स ट्रेंड देखा गया। इट मीन्स के जो हमारी आज की एक बिग न्यूज़ थी जिसका वेट हो रहा था, जिसमें कॉशियस अप्रोच रखी गई, वो थी थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं पॉलिसी रेट के हवाले से। पॉलिसी रेट जो कि आज के दिन अनाउंस होना था, 4:10 पे हमने देखा कि ये तकरीबन पॉलिसी रेट सबके सामने आ गया, और जो कि अनचेंज रखा गया, जिसकी वजह से थोड़े से सेंटिमेंट्स डाउन, हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर ये सेंटिमेंट्स के हवाले से ड्रिवन न्यूज़ थी, जिसका इम्पैक्ट हमने आज 500 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा। क्योंकि इतने हायर साइड पे मार्केट जब जाती है, 1,91,000 का हायर साइड पंच करने के बाद एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड होना, ये एक अजीब सी बात होती है। और दूसरा ये कि अगर हम बात करें आज के मॉनेटरी पॉलिसी रेट के हवाले से, तो ऑफकोर्स थोड़ी सी इकोनॉमी के हवाले से हम देखें, जियो पोलिटिकल अनसर्टिनिटी का होना जो कि बढ़ भी रही थी, एस्केलेशन, कभी थोड़ा सा कूल डाउन हो रही थी, कभी हीटअप हो रही थी, तो हर नेक्स्ट वीक, हर नेक्स्ट डे थोड़ा सा एक डिफरेंट माहौल था, जिसका इम्पैक्ट हमने पॉलिसी रेट के जो टाइटनिंग के हवाले से, या हम कह सकते हैं इसको ना कोई अनचेंज रखा गया, स्टेटस को मेंटेन किया गया, और साथ साथ ये एक ट्रेंड भी बताया गया कि अगर ज़रूरत होगी तो ही हम डाउन साइड जाएंगे, यानी कि एक नरमी इख्तियार करेंगे, सॉफ्टनेस पे जाएंगे। अदरवाइज जो इस हमारा जो एक पॉलिसी रेट है उसको मेंटेन रखा जाएगा। क्योंकि 22% से 10.5% पे आना, सिंगल डिजिट, ऑफ कोर्स ये भी एक वेटिंग है। हमारे बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी अरसे से वेट कर रही है इस बात का कि जैसे जैसे पॉलिसी में ईजिंग हो, वैसे ही जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड होती है कि इतना ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो उसके बाद भी थोड़ा सा अभी फाइन ट्यून करने के लिए, इकोनॉमी को भी थोड़ा सा कूल डाउन रखने के लिए, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नर जमील अहमद साहब ने, स्टेट बैंक के, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि थोड़ा सा इकोनॉमी को फाइन ट्यून रखा जाए और जो स्टेटस को मेंटेन रखा जाए। तो ये आज की न्यूज़ थी, आज की डेवलपमेंट थी, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर डायरेक्टली हुआ, और आज के दिन हमने देखा कि मार्केट के इतने ज़बरदस्त लेवल देखे गए। साथ साथ आज हम जब ये तमाम कर ही रहे हैं, तो हम थोड़ी बिजनेस की और मजीद बात करते चलें। वो ये कि वफाकी हुकूमत का कराची में इकोनॉमिक जोन्स कायम करने का फैसला है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा इंडस्ट्रीज़ के लिए, खासकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, जो कि एक बहुत ही मुस्बत चेंज साबित कर सकता है। आज हमारे पास स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं कि आज की हाइलाइट्स क्या हैं, और साथ साथ ये इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से जो गुड न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि किस किस्म का इकोनॉमिक जोन या सेक्टोरल जोन्स जो है वो रखे जाएंगे। तो आज ये डिबेट भी हम करेंगे। हमारे पास हाइलाइट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। हंड्रेड इंडेक्स परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 1,89,166.82 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,91,032.73। आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई, इंट्राडे हाई, बहुत ज़बरदस्त नंबर्स और वैल्यूएशन क्रिएट कर रहा है। लोअर वॉज 1,88,268.38। ओपनिंग से थोड़ा डाउन साइड पे ही हमने लोअर साइड देखा, एंड फाइनली क्लोजर 1,88,587.66 का, यानी कि 579.16 का डिक्लाइन देखा गया। थोड़ा सा जो है वो आज मार्केट में ओपनिंग साइड पे मार्केट एक पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ अप हुई है, तो इट मींस कि ये थोड़ा सा चेंज, मिक्स ट्रेंड जो है वॉलेटिलिटी के साथ हमने आज देखा। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। क्या आज वॉल्यूम्स हमारे पास जनरेट हुए हैं? ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी के इलेक्ट्रिक्स लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.23 के इजाफे के साथ। 6.97 पे क्लोजर, 172.82 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए, अच्छे हेफ्टी वॉल्यूम्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.04 का माइनर डिक्लाइन, 1.71 पे क्लोजर, 37.14 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। PIBTL यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 0.7 का डिक्लाइन, 20.9 पे क्लोजर, 28.99 मिलियन शेयर ट्रेडेड। एंड फोर्थ स्कॉट पे बैंक ऑफ मुकरमा लिमिटेड 0.1 का डिक्लाइन देखा गया,
5 पे क्लोजर रहा, 27.07 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली बैंक ऑफ पंजाब 0.12 का डिक्लाइन देखा गया, 41.21 पे क्लोजर रहा, 27.01 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज आप देख सकते हैं थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स की ही मोस्टली पार्टिसिपेशन देखी गई है वॉल्यूम लीडर्स में। इट मींस के तमाम जो आज की जो एक्टिविटीज़ थी वो सब मुंसलिक थी यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी से। तो ये आज की डेवलपमेंट थी जिसका इम्पैक्ट हमने स्क्रिप्ट्स पे भी देखा। इसके साथ साथ हमारे साथ ओवर कॉल जफ़र पराचा साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जफ़र साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, जहां हम देख रहे हैं इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है तमाम एक्टिविटीज़ पे, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या हमारी जो अपनी एक ग्रोथ हो, वहीं हमारे पास कुछ अच्छे नंबर्स यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की सूरत में भी सामने नहीं आए, जो कि एक सिंगल डिजिट की काफ़ी अरसे से वेट एंड सी वाली पोजीशन थी बिजनेस कम्युनिटी की। क्या कहेंगे आज की पॉलिसी अनाउंसमेंट के क्या इम्पैक्ट होंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। मधु करने का शुक्रिया जनाब। देखिए, बात यह कि आज बहुत उम्मीद थी कि 50 पिप्स जो है ना इसके अंदर कम होंगे इंटरेस्ट रेट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट है उसी को ही मेंटेन किया गया। ये भी एक खुशआइन बात है, क्योंकि जो हमारे यहाँ महंगाई का जो रेशो है वो थोड़ा बढ़ के आया है, और इसके साथ साथ जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो फर्क है वो भी देखने में नजर आया है। तो ये अगर रेट मेंटेन रहा है तो ये एक अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। राइट। इसके साथ साथ जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने भी रिकॉर्ड हाई बनाया है। पिछले साल जब हम दिसंबर में थे तो बात हो रही थी कि 1 लाख पे आएगा, और अब 1,91,000 के ऊपर आ गया है। ये भी एक गुड साइन है। यानी कि 2 लाख पे ही आ जाएगा मोर और लेस। जी 2 लाख पे जी तो आ जाना चाहिए था थोड़ा बहुत। जरा ये जो इंटरनेशनली हालात चेंज हुए अपना, और जो इस वक्त जंग के बादल छाए हुए पूरी दुनिया में, उसकी वजह से ये 7-8 हजार पॉइंट नहीं बढ़ सके। तो जो सरमायादार थे वो जरा थोड़े रिलेक्टेंट रहे, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में तो गिरावट का शिकार है स्टॉक या और दीगर चीजें। जैसा कि गोल्ड लोग देख रहे हैं कि लोग हालात की वजह से मेटल पे चले गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आया, और ये बड़ी खुश आइन बात है। और जो लोकल हमारा इन्वेस्टर है उसका समाज का लेवल है वो भी बड़ा है, और इंटरनेशनली भी बड़ा है। तो मैं ये खुश आइन बात है। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जरा इंपोर्ट का जो हमारा बिल है वो जरा बढ़ गया है, और एक्सपोर्ट कम हुई है। वो तकरीबन $35 बिलियन के करीब हमारी इंपोर्ट चली गई है जी। और 15 बिलियन के करीब हमारी एक्सपोर्ट हुई है। तो ये जो डिफरेंस है वो तकरीबन $19 बिलियन का हो गया। लेकिन रेमिटेंसेस और अगर हम थोड़ा सा इनको क्यूमुलेटिव करें तो फिर अगर बात बन सकती है, क्योंकि हमेशा यही देखा जाता है। जी बिल्कुल। ये जो रेमिटेंसेस हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस साल 41 बिलियन हो जाएगी। तो वो मिला के जो हमारा $35 बिलियन का जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो रहेगा। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ रेमिटेंस के ऊपर रिलाई नहीं, हमें अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ानी होगी, क्योंकि जो दीगर ममालिक हैं वहां पे एक्सपोर्ट का रेशो काफी बड़ा है और बढ़ रहा है। तो जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है उसको भी तवज्जो दिलानी पड़ेगी हमको कि वो एक्सपोर्ट के अंदर अपनी जो टेक्नोलॉजी है नई लेके आए, इन्वेस्टमेंट कर। ये नहीं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर करें या दीगर चीजों में करें। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक या हम होम रेमिटेंस के रिलाय नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि वो भी किसी वक्त थोड़ा इंटरनेशनली हालात की वजह से, जैसे आज हमने देखा कि यूरोप ने ईरान की वजह से दुबई की फ्लाइट्स बंद कर दी है। राइट। तो इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए हमें। और लेकिन पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं वो बहुत बेहतरीन है। जो पिछले 4-5 साल से केयर टेकर गवर्नमेंट से लेके अब तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट और वजीर आजम, वजीर खजाना सब एक पेज पे हैं, और बेहतर से बेहतरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो हमको ये तसलसल बरकरार रखना पड़ेगा। राइट। और खास तौर पे हमने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन देखी कि जो हमारे लोकल इन्वेस्टर हैं उन्होंने बाय किया है।
ये एक बड़ा अच्छा मैसेज हमें कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आता तो हमारा लोकल इन्वेस्टर जो सरमायादार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। इसके साथ साथ आपने जो बात की कि जो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है कराची में जी। ये एक बड़ी खुश आइंद बात है। इसकी जरूरत भी थी क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया में चाहे साइट हो, कोरंगी हो, पोर्ट कासिम हो, वहां पे प्राइसेस काफी बढ़ गई हैं। तो वो इंडस्ट्री के लिए और हैवी इंडस्ट्री के लिए जो प्राइसेस हैं जमीन की, लैंड, वो काफी महंगी हो गई है। तो जब ये नया एक जोन बनेगा तो वो प्राइसेस में फर्क आएगा और लोगों का रुझान इधर बढ़ेगा। इस मामले में पंजाब के आगे है कि वहां पे जो इंडस्ट्रियल जोन बने हैं फैसलाबाद में, लाहौर के तरफ में या चूनिया में, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत और आसानियां हैं इंडस्ट्रियल्स के लिए। लेकिन कराची क्योंकि मेन हब है, आपका पोर्ट सिटी है और इसके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पर तवज्जो दे रही है। हमारे आर्मी चीफ भी दे रहे हैं, वो हर जगह नजर आते दुनिया में पूरी, और लोगों का एतमाद बढ़ने की वजह ये भी है। इसके साथ साथ जो हमारा जो असलहा साजी इंडस्ट्री है वो डिफेंस भी तेजी प्रोडक्शन। से ग्रो कर रही है। डिफेंस प्रोडक्शन तकरीबन 17-18 बिलियन डॉलर्स के हमें मिल चुके हैं ऑर्डर्स और आगे भी वो पाइपलाइन में है। उनको भी कैटर करना कोई इतना आसान नहीं है, उसके ऊपर भी हमें तवज्जो चाहिए पूरी। तो उसके लिए जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं वो उनके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। जो उनके वेंडर्स हैं तो वो वेंडर्स जो है वो कराची में ज्यादा इजीली अवेलेबल है। पूरे पाकिस्तान के जो बेहतरीन किस्म की स्किल आपको कराची में मिलती है और जो भी चीज है पहले यहाँ उसका इफेक्ट माइनस प्लस दोनों आता है। राइट। तो ओवरऑल हमारा जो पॉलिसीज हैं वो ट्रैक के ऊपर है, बिल्कुल राइट ट्रैक पे डिसीजंस हो रहे हैं। राइट अब जफर मजीद साहब, बिल्कुल स्ट्रक्चर पॉलिसीज भी राइट ट्रैक पे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखी जाए वो भी सही है। अगर हम इकोनॉमिक जोन्स या स्पेशल अगर हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के हवाले से बात करें, ये तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन आइडिया ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ानी है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। आपने जिक्र किया पंजाब में दिस साइड अगर थोड़ी बात करें तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है एज कम्पेयर टू कराची। तो आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ें हैं जो अभी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ फिल फॉर होना चाहिए? और दूसरा ये कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट के हवाले से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में है। हमने यूएस से भी एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात की है, वहाँ भी हमारे पास टैरिफ के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रीजन में भी हम रीजनल अगर देखें ट्रेड के हवाले से तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। बांग्लादेश हमारे पास ट्रेड के हवाले से एक नया ऑप्शन है। इस तरीके से अगर हमारे इतराफ़ में तो चीज़ें कह सकते हैं कि हमारे हक में, और दूसरा ये कि हम बस अपने ही मुल्क के अंदर अगर थोड़ा सा देखा जाए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए वहां पे कोशिशें रिक्वायर्ड हैं, क्या कहेंगे? देखिए जनाब, मेरा कहना यह है कि जो पाकिस्तान है ये दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट। तो हमको एक्सपोर्ट के साथ साथ इसको भी तवज्जो देनी होगी कि हमको अपनी प्रोडक्ट्स का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ा, प्राइस को ठीक करना है और जो हमारा लोकल इंडस्ट्रिस्ट है उसको चाहिए कि वो इस मौके से फायदा उठाए भरपूर, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच के साथ। टाइम बीइंग नहीं कि जी हम प्राइस बढ़ा दें, क्वालिटी खराब कर दें, ऐसा नहीं करें। हमको अपनी ब्रांड मेकिंग के ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। देखिए इंपोर्ट हमारी क्यों बढ़ी है? इसलिए बढ़ी है कि जो लोकल हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर लोगों का एतमाद कम है। अगर हम लेकिन जो लोग अगर अपनी एतमाद भी करते हैं तो वो ओवर प्राइसिंग कर देते हैं ना। लेट्स सपोज अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की एग्जांपल लें तो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कि इंटरनेशनली ब्रांड्स थी उनके लेवल की जो है हम कह सकते हैं प्राइसेस अब सॉफ्ट ड्रिंक्स की हो चुकी हैं जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं। तो अगर अपने मुल्क की चीज़ों को वैल्यू दी जाए तो उनकी भी तो ओवर प्राइसिंग ना हो। जी बिल्कुल, मैं जो आप फरमा रही हैं मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि ये वक्त है कि हमको अपना ब्रांड बनाने के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल बढ़ाना चाहिए, स्टैंडर्ड्स बढ़ाने चाहिए और प्राइसिंग का फर्क हो इम्पोर्टेड का और लोकल का वाज़ेह चाहिए
ताकि लोग अट्रैक्ट हो सकें, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो जितना स्मगलिंग को ऊपर कंट्रोल किया है और जो हमारी फोर्सेस ने कुर्बानियां दे रही हैं, और उसमें जो मेन जो हमारे टेररिज्म है उसकी मेन वजह ही स्मगलिंग को रोकना है। क्योंकि जो बहुत सारे सियासी जो लोग सियासी पार्टियों में आ गए हैं स्मगलर्स, उन्होंने उसका कवर ले लिया है, तो वो जब वो रोकते हैं फोर्सेस उसको, तो वो फिर काफी ज्यादा कुर्बानियां आप देख रहे हैं कि देनी पड़ रही हैं उनको, खासतौर पे केपीके में या बलूचिस्तान में। ये सिर्फ टेररिज्म जो है ना, सिंपल टेररिज्म नहीं है, एंटी स्टेट बात सिर्फ नहीं है, ये स्मगलिंग से जुड़ी हुई हैं सारी बातें। तो हमको लोकल जो हमारा मैन्युफैक्चर है उसको चाहिए अपनी रवायती प्रोडक्शन से हट के नई टेक्नोलॉजी लेके आए, इन्वेस्टमेंट करे। जैसे पिछली हुकूमत के अंदर जो $3 बिलियन दिए गए थे जीरो रेट के ऊपर, उसने कोई लोगों ने बजाय वहां इन्वेस्ट करने के या तो बैंक्स में रख दिए, राइट। यही तो नाकिस पॉलिसीज थी जो लास्ट गवर्नमेंट की थी, जो कि अभी इसका हमें म्यूजिक फेस करना पड़ रहा है। अच्छा जफर साहब, ये भी बताइएगा कि आपने थोड़ा सा इंटरनेशनल एस्केलेशन का जिक्र किया था, एक अनसर्टेनिटी जिसका इम्पैक्ट हमारी तमाम चीज़ों पे हो सकता है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने कंडूसिव एनवायरनमेंट भी फराहम किया लोकल बिजनेसमैन को कि उनके पास हमारी एक अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए बहुत बड़ी ऑप्शन, हम कह सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे कि किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए या किस तरीके से हमारी कोई एक अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, इस वक्त जो हमारी स्ट्रेटेजी है बेहतर हो गई है काफी ज्यादा। खासतौर पे आपने जो जिक्र किया बांग्लादेश का, उससे एक यानी कि आधी सदी के बाद इन ताल्लुकात हुए हैं। और अभी मैं देख रहा था कि जो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात हो रही है, अभी प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने मीटिंग की है। लगता है वो बड़ा फैसला करने जा रहे हैं बांग्लादेश के हक में नजर आता है। तो बांग्लादेश के साथ हमारे जो ताल्लुकात ठीक हुए हैं, हमारे लिए एक नई मार्केट एक्सप्लोर हुई है और बहुत ही ज्यादा उसमें गर्मजोशी नजर आती है। फिर इसके साथ साथ ईरान से भी हमारे पहले के निस्बत बेहतर है। वो कि अमेरिका की बहुत ज्यादा सैंक्शंस है, तो हमको चाहिए कि जैसे हम अपनी पॉलिसी को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं, गुड ओवरऑल इंटरनेशनली, तो ईरान से और रशिया से, सेंट्रल एशिया भी हमको अपनी ट्रेड बढ़ाने की जरूरत है। चलें जफर साहब, बिल्कुल हमें अपनी ट्रेड बढ़ाने की जरूरत है। आप मौजूद है, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवर कॉल आप हमारे साथ थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और हम ये भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा इंटरनेशनली जो एक सेंटिमेंट्स हैं वही इम्पैक्ट कर रहे थे। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल टर्म्स, अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो हमारी मार्केट को हर्ट कर रही थी। वरना हमारे पास इतना ऑप्शन मौजूद था, इतने ज़्यादा एक एक्साइटमेंट थी या इतना एनर्जेटिक मार्केट है कि ये 2 लाख पॉइंट्स को भी टच कर चुकी होती है अगर ये 2 हफ्ते के अंदर जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं। कुछ अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं कमोडिटीज़ के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 5,22,257 रुपीज़। हम कह सकते हैं ये ऑल टाइम हाई प्राइसेस हैं गोल्ड के हवाले से। लोकल मार्केट में गोल्ड पर 10 ग्राम 4,48,227 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 4,982.42 डॉलर। हायर साइड पे इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो कि लोकल मार्केट पे पास ऑन हुआ है, काफ़ी हम कह सकते हैं हाइक हो चुका है गोल्ड के अंदर। गोल्ड के प्राइसेस के बाद ऑयल WTI पर बैरल $61.16 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $66.02 डॉलर। ऑयल प्राइसेस में भी आप देख सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस में एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। इट मींस कि जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, जैसे जियोपॉलिटिक्स एक थोड़ा सा टर्न अराउंड होता है, तो यही इम्पैक्ट हमारी इन्फ्लेशन पे भी आता है, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन में भी थोड़ी सी एक हीटिंग अप हो जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये जो आज पॉलिसी आप देख सकते हैं, पॉलिसी रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया या क्यों नहीं इसको जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट किया गया, दिस इज़ एक्चुअली द फैक्ट्स। नेक्स्टली हमारे पास कुछ करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले
पहले यूरो बाइंग रही 332.02 रुपीस, सेलिंग वाज 332.61। यूके पाउंड बाइंग रही 382.29, सेलिंग वाज 382.98। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.75, सेलिंग वाज 280.25 एंड लास्टली चाइनीज वॉन बाइंग रही 40.24, सेलिंग वाज 40.31। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.61 रुपीस, सेलिंग वाज 74.74। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.17 रुपीस, सेलिंग वाज 76.3। कतरी रियाल बाइंग रही 76.77, सेलिंग वाज 76.91 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 916.61, सेलिंग वाज 918.25। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। हमारे पास कुछ और न्यूज़ भी हैं, वो भी आपको बताते चले हैं। यहाँ पर सबसे पहले ब्लू इकोनॉमी के हवाले से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। चाहे इसमें अगर हम बात करें कि ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं, तो ब्लू इकोनॉमी के अंदर हमारे पास सी फूड की एक्सपोर्ट $2 बिलियन तक बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं और यहाँ पर तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकेगी, जो कि ये हम कह सकते हैं कि ब्लू इकोनॉमी का पोटेंशियल है जो पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर ऑफ कोर्स हमारे रिजर्व्स भी इससे बेहतर हो जाएंगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज भी बेहतर हो जाएंगे। जो हम कह सकते हैं फिशरमैन तबका है या वो तबका जो कि इससे कनेक्टेड है, हालात भी बेहतर हो जाएंगे, साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी। और अगर हम बात करें रीजनल ट्रेड के हवाले से, तो वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आज हम ब्लू इकोनॉमी के हवाले से भी बात कर रहे हैं। वहीं हमारे पास जो बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं, इसके बाद मैरीटाइम सेक्टर का तकरीबन 100 बिलियन रुपीस का रिकॉर्ड मुनाफा विटनेस किया गया है। ये भी एक गुड न्यूज़ है जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। इस जो एक पोटेंशियल है ब्लू इकोनॉमी का, ये हमारे सामने है, बस इसको यूटिलाइज करने की देर है। और यकीनन इससे जो एक्सपोर्ट होगी वो तकरीबन $2 बिलियन रुपीस की हो जाएगी, $2 बिलियन की हो जाएगी, जो कि बहुत खुशाइन कदम होगा। मेड इन पाकिस्तान के हवाले से बात करें, जहां एसएमई सेक्टर की कामयाबियां दिखाई दे रही हैं, एसएमई सेक्टर में एक पेनिट्रेशन देखी जा रही है। वहीं एसएमई क्लस्टर एक्सपो का आगाज कर दिया गया है। मेड इन पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात है। हर चीज़, जो भी चीज़ हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर से ताल्लुक हो, मेड इन पाकिस्तान हो, उससे हमारी एक्सपोर्ट में और हमारी जो अपनी पॉपुलेशन है उसको फुलफिल करने के लिए भी बहुत हमारे साथ आसानियां हो जाएंगी। आज हम ये भी बात करेंगे। साथ साथ तरबेला 5th एक्सटेंशन मंसूबे पर काम का स्केड्यूल जो है वो जारी हो गया है। ये इसी स्केड्यूल के मुताबिक होगा और 4th एक्सटेंशन मुकम्मल फाल हो चुका है। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को फाल निजकारी फहरिस्त में शामिल करने का फैसला किया गया है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर حي على الصلاة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. दुरुस्त हर वक्त बार वक्त वेलकम बैक नाजरीन। इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद वलीद साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। बात करने से पहले मैं चाहती हूँ इकोनॉमी के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो देखते चलें, फिर प्रोग्राम के सेकेंड सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की तवील साहिली पट्टी को एक फाल मुआशी असासे में बदलने की सलाहियत रखती है, जो ज़र मुबादला, रोजगार, सनती तरक्की और इलाकाई तिजारत में अहम किरदार अदा कर सकती है। मौजूदा हुकूमत ने अपनी मौसर हिकमत अमली और इस्लाहात के जरिए ब्लू इकॉनमी को कौमी मईशत का मजबूत सुतून बना दिया है। विफाकी वजीर बराए मैरी टाइम अफेयर्स के मुताबिक 2025 में बहरी शोबे ने 100 अरब रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमा कर ये साबित कर दिया है कि दुरुस्त पॉलिसी साजी और इस्लाहात के जरिए समुद्री वसाइल को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। बंदरगाहों की कारकर्दगी में बेहतरी, डिजिटलाइजेशन और लागत में कमी से न सिर्फ कौमी खजाने पर बोझ कम हुआ, बल्कि पाकिस्तान को इलाकाई तिजारती और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की बुनियाद भी रखी गई। कराची पोर्ट पर रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग और जहाजों के क़याम के वक्त में कमी से तिजारती लागत कम हुई, जिसका बराह रास्त फायदा बरामदात और दरामदात को पहुँचा। हुकूमत की नेशनल फिशरीज पॉलिसी के तहत मछली की बरामदात को $2 अरब तक बढ़ाने और 20 लाख रोजगार के मौके पैदा करने का हदफ साहिली मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। बहरी फेरी सर्विस का आगाज, शिप रिसाइकलिंग को स्टील इंडस्ट्री से जोड़ना और मसनूई जहानत समेत ई ऑफिस जैसे जदीद इक़दाम इस शोबे को पायदार बना रहे हैं। हुकूमत की तरफ से किफायतशारी मुहिम, जायद असामियों के खात्मे और कीमती सरकारी जमीनों की वागुजारी से अरबों रुपए की बचत ने साबित किया कि बहरी शोबा माली नज़्म ज़ब्त के जरिए भी मईशत को सहारा दे सकता है। बिलाशुबा ब्लू इकॉनमी आइंदा बरसों में तरक्की, रोजगार और ज़र मुबादले के हुसूल का अहम जरिया बन सकती है। जी डॉक्टर खालिद वलीद साहब, रिपोर्ट आपने भी देखी है, हम ये भी देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट के हवाले से या फिर अगर एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाने की कोशिशें देखी जाएं तो ब्लू इकॉनमी के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है। साथ साथ अगर हम फेरी सर्विसेज के हवाले से बात करें तो भी हमारे पास ये, अगर शिप इंडस्ट्री की बात करें तो भी हमारे पास यही ब्लू इकॉनमी का जो एस्पेक्ट है वही एक्सप्लोर होता है। क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा गवर्नमेंट सीरियस और कीन दिखाई दे रही है कि ये तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट के नंबर एडिशन करने में काम आए? जी बहुत शुक्रिया। जो चीज़ मुझे फैसिनेट कर रही है वो ये कि हम अपना जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो है, जो हमारा ट्रेडिशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, अब उससे हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं, जो कि बड़ी खुशाइन चीज़ है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इग्नोर्ड चीज़ रही है, हालांकि ग्लोबली इसको एक स्ट्रेटेजिक पिलर के तौर पे देखा जाता है। अब पाकिस्तान ने इसको जो है वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे लिया है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जो कि ना सिर्फ आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बाइस बन रही होगी, बल्कि चूंकि ब्लू इकॉनमी ऑफ इकॉनमी का हिस्सा है, तो एम्प्लॉयमेंट की जो क्वालिटी थी इससे पहले जो
आपकी मेरीन एम्प्लॉयमेंट थी उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाएगा। क्वालिटी की भी जब मैं बात कर रहा हूँ विच मीन्स कि रोजगार एक तो ये कि ज़्यादा होगा, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहे होंगे, सैलरीज बढ़ी होंगी, आपकी जो यील्ड है खास तौर पे जो सी फूड है उसकी वो बढ़ी होगी, उसको एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के तौर पे देखा जा रहा होगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ब्लू इकोनॉमी से ग्रेजुएट करना चाहिए हमें सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी की तरफ। किस तरह से इन चीज़ों को साथ साथ में प्रोटेक्ट भी करना है। अगर आप मैंग्रोव्स की बात करें तो पाकिस्तान ने एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया ब्लू इकोनॉमी, ब्लू बिल्कुल। डेल्टा ब्लू कार्बन के नाम से, जो कि कार्बन क्रेडिट्स अर्न करता है थ्रू प्रोटेक्शन ऑफ मैंग्रोव्स। तो मेरे ख्याल से एक ये वो भी एवेन्यू है कि जी जी पाकिस्तान बिल्कुल। सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी की तरफ जा सकता है और हम जो है वो सस्टेनेबिलिटी की डिबेट को रख सकते हैं। साथ में आपकी जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो भी जो है बड़ी वाइटल है इस प्रोसेस में। खास तौर पे अगर आप एक्सपोर्ट्स को देखें, एक्सपोर्ट्स की वजह से भी पाकिस्तान हब बन सकता है पर्टिकुलरली मरीन एक्सपोर्ट का। तो उस चीज़ को देखा जा सकता है। और चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो डिजिटल कनेक्टिविटी है थ्रू मेरीन फैसिलिटीज़, उसका भी हब बन सकता है पाकिस्तान। उस चीज़ को भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे अपने जो आपका ह्यूमन कैपिटल है उसको उस समत में डेवलप करने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ आप कहें कि वाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स भी हैं, वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं क्रिएट हो रही हैं। साथ साथ फेरी सर्विसेज के हवाले से बात करें, फ्रेट के जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करने की बात करें, और ट्रेड अगर रीजनल हो तो कितना ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होगी? बहुत हेल्पफुल साबित होगा, लेकिन साथ साथ में आपको स्टैंडर्डाइजेशन पे, क्वालिटी पे, सर्टिफिकेशन पे, स्टोरेज पे भी फोकस करना है, ताकि आप जितनी ट्रेड उसको कर रहे हैं वो, चूंकि ये पेरिशेबल गुड्स भी आती हैं, और आपको उसकी स्टोरेज का बंदोबस्त भी करना होगा, इंतज़ाम करना होगा, जी। ताकि आप जो क्वालिटी है, क्वांटिटी तो बढ़ा ही रहे हैं आप ट्रेड की, फेरी सर्विसेज स्टार्ट करें, लेकिन जब जब तक क्वालिटी नहीं बढ़ेगी उस चीज़ की तब तक आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, लोकल इन्वेस्टर्स को। तो साथ साथ में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी डिबेट होनी चाहिए। वो शायद हमारे ऐसे एसेट्स बनेंगे जो कि डिजिटलाइज्ड होंगे, जो हमारे सर्टिफिकेशन बेस्ड होंगे, क्वालिटी बेस्ड होंगे। तो उस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए साथ साथ में आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं मेड इन पाकिस्तान के हवाले से पूछना चाहती हूँ। एसएमई सेक्टर जो कि बहुत अभी हम देख रहे हैं, इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर प्रिवेल हो रहा है, बहुत ज़्यादा एसएमई के अंदर रुझान देखा जा रहा है। लोग छोटे छोटे कारोबारों से अपने जो कहते हैं ना कारोबार का आगाज़ कर रहे हैं। तो ये एसएमई क्लस्टर एक्सपो का आगाज़ कर दिया गया है, ये कितना ज़्यादा मावन साबित होगा, कितना ज़्यादा इससे लोगों के अंदर रुझान बढ़ेगा कि ज़्यादा आप जॉब सीकर नहीं बल्कि आप जॉब प्रोवाइडर बने? ये बिल्कुल जिस तरह से मैंने ब्लू इकोनॉमी पे कहा, ये एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, ये भी आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, और ये आपकी जो डेमोग्राफी है उसको सपोर्ट करती है। पाकिस्तान चूंकि 60% यूथ पे जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन में है, तो उन लोगों को जॉब सीकर की बजाय, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, जॉब प्रोवाइडर होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर इस दफ़ा का आप पिछले साल का जो इकोनॉमिक नोबेल प्राइज है वो भी आप देखें तो वो भी इनोवेशन लेड इकोनॉमी और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पे मबनी है। आपको क्रिएट करना है अपने राइट। एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करते हुए। तो आप जितना ज्यादा फोकस एंटरप्रेन्योरशिप पे करेंगे, इनोवेशन पे करेंगे, आपकी इकोनॉमीज एसएमईज जो है वो फ्लरिश करती जाएंगी। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने आपकी जो एसएमई डी रिस्किंग का अनाउंस किया था, वो एक राइट। बड़ी अट्रैक्टिव चीज है। अगर आप डी रिस्किंग कैपिटल को एसएमईज की तरफ शिफ्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से जो यूथ के माइंड में आइडियाज हैं वो उस इनोवेटिव आइडियाज को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और पाकिस्तान जो है वो एक एक पार बन सकता है। लेकिन साथ साथ में आपको थोड़ा सा जो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं उस पर भी फोकस करना है, खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा सेंटर्स हो गए, ये वाली चीज़ें आपको मिक्स में लानी होंगी ताकि एसएमईज जो हैं वो इनपुट प्रोवाइड कर सकें और आप बड़ी इंडस्ट्रीज की तरफ जा सकें और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। राइट। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अब हम प्रोजेक्ट्स के हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो तरबेला फिफ्थ एक्सटेंशन जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम जारी है, यानी कि स्केड्यूल के मुताबिक होगा। और ये एक बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने तकरीबन तरबेला फोर्थ एक्सटेंशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसको मुकम्मल किया, उसको
फाल किया, उसकी मेगावाट्स अगर देखा जाए तो वो भी एक अच्छे अमाउंट में ऐड ऑन हो रही हैं हमारे पावर सेक्टर के अंदर। किस कदर, ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, और 5th जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो भी जारी है, उसका भी काम हो रहा है। तो हमारे पास चीज़ें जो है वो किस तरीके से आ रही हैं एक तो, और दूसरा ये कि हम खासकर जो क्लाइमेट फ्रेंडली चीज़ें हैं, यानी कि हमारी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक अप्रोच है, वो इसमें वाज़े तौर पे देखी जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को खासतौर पे जो बड़े हैं उनका कंप्लीट होना आपकी मैशत में कॉन्फिडेंस को लेके आता है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे इख्तलाफ ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इस टाइम पे सरप्लस है इलेक्ट्रिसिटी का, तो अगर आप ट्रांसमिशन साइड पे इन्वेस्ट करें तो वो जी। शायद ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगेन अच्छा है कि पाकिस्तान चूंकि अभी लो ग्रोथ है, जब पाकिस्तान ग्रोथ ज़्यादा होगी ऑब्वियसली हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बिजली की वो बढ़ती जाएंगी। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी देखना है, एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर की वजह से, रूफटॉप सोलर की वजह से आपकी जो डिमांड है वो डिक्लाइन कर रही है, विच मीन्स आपके पावर प्लांट्स जो हैं वो अंडर यूटिलाइज रहेंगे। तो बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आपको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे, ट्रांसमिशन साइड पे, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के मंसूबे भी स्टार्ट करने हैं, ताकि हम थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से निकल के एक इंक्लूसिव जो कम्युनिटी ग्रिड का कॉन्सेप्ट है उसको जहन में रखते हुए एक इक्विटेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकें। बाकी राइट, लेकिन हमारी पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल डिमांड भी तो है। हम चाहे जितना भी सोलर के हवाले से कर लें, डे टाइम में काम कर लें, लेकिन रात को तो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो नॉन स्टॉप काम करती हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसी पॉइंट को मैं पाकिस्तान का जो आपने अभी जो मेड इन पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान के पास बड़े वास्ट रिजर्व्स हैं सोडियम के, और आगे जाके सोडियम आयन बैटरीज की बड़ी बात हो रही है। तो अगर पाकिस्तान स्टोरेज फैसिलिटीज पे इन्वेस्ट करता तो हम शायद सस्टेनेबल फ्यूल्स को, खासतौर पे विंड और सोलर को स्टोर करके राइट। बिल्कुल ठीक है कि आपका जो हाइड्रो के रिजर्व्स हैं उनको बड़ा ऑप्टिमली यूज करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपको इस तरह के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना है ताकि हम इनोवेटिव आइडियाज के साथ, इनोवेटिव माइंडसेट के साथ हम जो है डेवलप कर सकें। जहां पाकिस्तान एआई में या डिजिटाइजेशन में इतना आगे बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स जो क्लाइमेट चेंजेस हैं उसको भी अडॉप्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, और ये तबेला 4th एक्सटेंशन एंड 5th एक्सटेंशन जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये तमाम इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये भी बताइए कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में शामिल कर लिया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये कैसी अप्रोच होगी, और इससे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी मीट होंगे, साथ साथ जो गवर्नमेंट की किटी पे एक बोझ बन रहा है वो भी कम हो जाएगा? जी बिल्कुल, जो ब्लीडिंग है आपकी, फाइनेंशियल ब्लीडिंग है वो रुकती है। फर्स्ट पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि एक्शनेबल मेजर्स हो रहे हैं कि आपने एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन जो है उस पर फोकस किया, कि वो जो आपकी किटी पे इम्पैक्ट आता है ख़ासतौर पे एसओईज का, वो कम होता चला जाएगा। साथ में पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो आपके एयरपोर्ट्स होते हैं वो फिजिकल एम्बेसडर की तरह होते हैं। आप जो जैसे ही कोई एक आपका इन्वेस्टर है वो लैंड करता है, वो देख लेता है कि किस तरह का इन्वायरमेंट है, तो ये भी बड़ी खुशाइन चीज़ होगी। साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि किस तरीके से आप जो है वो इस चीज़ के अंदर एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं। एफिशिएंसी इन अ सेंस कि अगर आप इसको कंपेयर करें विद यूएई और आपकी जो डेस्टिनेशन है, किस तरीके से इसको एक हब बनाया जा सकता है एविएशन का, उस चीज़ पे अगर फोकस किया जाता है तो शायद पाकिस्तान एक बड़े स्ट्रेटिजिकली भी बड़े एक इम्पॉर्टेंट जगह पे है। पाकिस्तान अगर अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को फरोग देता है तो उससे भी फायदा है। और तीसरी चीज़, इकोनॉमिकली बड़ा वायबल है एयरलाइंस के लिए अगर पाकिस्तान इस एयरपोर्ट को यूज़ करते हुए दीगर जो आपकी एयरलाइंस हैं वो आके इसको होस्ट करती हैं, तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और आपकी जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके लिए। और जो ब्लीडिंग रुक रही है, फाइनेंशियल ब्लीडिंग, उससे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि आप इस वाले रेवेन्यू को किसी और जगह पे डाइवर्ट करके प्रोडक्टिव डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल प्रोडक्टिव डेवलपमेंट होगी, और गवर्नमेंट वैसे भी काफ़ी कोशिशें कर रही है कि हमारी तमाम जो इकोनॉमी के रास्ते हैं वो आसान हो। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद वली साहब, हमारे साथ रहे काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और अब हम देख रहे हैं कि जहाँ गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की हम कह सकते हैं कि ईजनेस या फिर एक अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपरली कर दी है, वहीं हमारे पास प्राइवेटाइजेशन कमीशन भी कहीं पीछे नहीं है। वो भी काफ़ी सारी चीज़ों पे प्राइवेटाइजेशन के जो अमल हैं उनको तेज़ करने के लिए डेली बेसिस पे तगदो में दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
हर वक्त